नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है पढ़ने और समझने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे। सन 1850 में इनका जन्म हुआ और मात्र 35 वर्ष की आयु में 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। यह एक मुखर वक्ता थे। ये इस पाठ में उन्हीं का दिया हुआ एक प्रसिद्ध भाषण लिखा है। यह उनका प्रसिद्ध भाषण है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मनमानी पर व्यंग किया है और दूसरी ओर उन्होंने अंग्रेज़ों के परिश्रमी स्वभाव, काम के प्रति उनकी लगन को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा है। जिस समय भारतेंदु हरीशचंद्र ने ये भाषण दिया बच्चों, आज से 100 साल पहले, उस समय हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारे देश उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ हमारे देश पर शासन करते थे। इस पाठ में लेखक ने हिंदुस्तानियों की कमियों का भी वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जनसंख्या को नियंत्रित करके, अधिक परिश्रम करके, अपने आत्मबल को जागृत करके, त्याग की भावना को अपने अंदर विकसित करके हम भारतवर्ष को उन्नत कर सकते हैं। हमें आलस को छोड़ना होगा, फुर्सत के पलों में बैठकर गप्पबाजी नहीं करनी होगी। कुछ ना कुछ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए किसी ना किसी काम में हमें लगे रहना होगा, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। तो इस भाषण में भारतेंदु जी ने ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग किया है। दूसरा मुख्य पॉइंट है कि उन्होंने भारतीयों के किन किन दुर्गुणों के बारे में बताया। तो उन्होंने समय की बर्बादी, भारतीयों के आलसीपन, हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ, हमारी गलत जीवन शैली, इन सब बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। और ये भाषण उन्होंने कहाँ दिया था? ये भाषण उन्होंने बलिया शहर में दिया था। उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों की तुलना किससे की थी? उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों की तुलना रेलगाड़ी से की, क्योंकि जिस तरह से रेलगाड़ी में जब तक इंजन ना लगाया जाए तब तक उसके डिब्बे आगे नहीं चलते हैं। डिब्बे कब आगे चलते हैं? जब उसमें इंजन लगा दिया जाए। तो वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि भारतीयों को भी आगे ले जाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किसी नेता की, किसी प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अपने आप से वो मेहनत करके अपने आप आगे नहीं बढ़ते। और उन्होंने इसी दुर्गुण को बताया है कि भारतीयों को अपना आत्मसम्मान जागृत करना होगा, आत्मबल जागृत करना होगा। हर समय खाली बैठकर चिलम पीना, गप्पे मारना और अपने आप को अमीर समझना, ये सब छोड़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा, भारतीयों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें जनसंख्या बढ़ाने की ओर नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि हम अपना रुपया किस तरह से बढ़ाएं। हमें पंडितों से, राजा महाराजाओं से कोई उम्मीद नहीं रखनी। हर मनुष्य को चाहिए कि वो उन्नति की दौड़ में शामिल हो, अपना आलस्य छोड़े, तभी वह आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने ये समझाया कि पहले भारत में राजा महाराजा ब्राह्मण होते थे जो नीति और विद्या फैलाने का काम करते थे, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। अब हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें अंग्रेज जो हमारे देश पर राज कर रहे हैं उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को देखना है कि वो क्यों आकर हमारे देश में राज्य करने लग पड़े। वो कि उनमें कौन कौन से गुण हैं, तो हमें अपने अवगुणों को छोड़ के उनके गुणों को अपनाना होगा। तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी निर्धनता, हमारी गरीबी दूर होगी, जब हम आलस को छोड़कर परिश्रम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने हमारे धर्म में जो बहुत सारी कमियां हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर को याद करना है, उसका भजन करना है, लेकिन जो हमारी सामाजिक रूढ़ियां हैं, जैसे उस समय छोटे छोटे लड़कों का विवाह कर दिया जाता था, वो परिवार की जिम्मेवारी उठाने के लायक भी नहीं होते थे और माता पिता भी बन जाते थे। तो लेखक ये कह रहे हैं अपने भाषण में कि हमें पहले लड़कों को
युवा होने देना है, उन्हें शिक्षा देनी है, पहले वो किसी काम धंधे में लग जाएं, अपनी जीविका कमाने लायक हो जाएं, अपने परिवार का खर्चा उठाने के लायक हो जाएं, तभी हमें उनकी शादी करनी चाहिए। इसी तरह से लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छी माता बन सकें, अपने परिवार को अच्छे से पाल सकें और अपने घर को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से ये भारतेंदु जी का एक प्रसिद्ध नाटक है। यहाँ संक्षेप में मैंने आपको पाठ का पूरा सार समझा दिया। अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी लोगों की रेल की गाड़ी से तुलना लेखक ने क्यों की है? तो हिंदुस्तानी लोगों को, भारतीय लोगों को भारतेंदु जी ने उनकी तुलना रेलगाड़ी के साथ इसलिए की क्योंकि वो कहते हैं जिस तरह से रेलगाड़ी के भिन्न भिन्न डब्बे होने पर वो एक दूसरे से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक कि उनमें इंजन ना लगा दिया जाए। तो वो कह रही हैं कि यही स्थिति भारतीय लोगों की भी है। वो तब तक अपने आप आगे नहीं चलते जब तक कि उन्हें कोई चलाने वाला ना मिल जाए। अभी उनको कौन चला रहे हैं? विदेशी शासक। विदेशी कौन थे? अंग्रेज, जो उस समय हमारे देश में राज्य करते थे। तो वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों में नेतृत्व का अभाव है। वो आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजों का मुंह देखते हैं, जबकि उन्हें खुद आगे बढ़ना चाहिए। फिर लेखक ने कहा है, अपनी खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है? तो लेखक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, वो मानते हैं कि हिंदुस्तानियों को अपनी खराबियों का, अपनी कमियों का जब मूल कारण वो खोज लेंगे तो उनके देश में अपने आप सुधार आ जाएगा। अब देश में खराबी के मूल कारण उन्होंने क्या-क्या बताए? धर्म की आड़ में, देश की चाल की आड़ में, अपने सुख की आड़ में बहुत सारे यहाँ पर खराबी के कारण छुपे हुए हैं, जो हमारे देश की उन्नति के लिए बाधक हैं। तो हमें उन कारणों को, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह, ये सब जो हमारे शिक्षा का अभाव, ये सब जो खराबियां हैं हमारे समाज में, इन्हें हमें निकाल फेंकना होगा। जब हम इन सब कमियों को अपने देश से निकाल बाहर फेंकेंगे, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। उसके बाद प्रश्न है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, किस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है क्यों कहा गया? लेखक ने ये शब्द क्यों कहे? लेखक ने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत ही आलसी हैं। अंग्रेजों की राज्य राज में भी हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ने के, उन्नति करने के बहुत अवसर मिले, क्योंकि अंग्रेज लोग पढ़े लिखे थे। उनके समाज में बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन हमारी आलसी प्रवृत्ति के कारण भारतीय लोग बहुत आलसी थे। लेखक कह रहा है इसीलिए वो अंग्रेजों से कुछ भी सीख नहीं पाए, कुछ भी कर नहीं पाए, और किसके भरोसे बैठे रहे? भाग्य के भरोसे ही बैठे रहे। तो भाग्य के भरोसे जो व्यक्ति बैठा रहता है, उसे कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, जहां रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहां क्यों ना ऐसा समाज हो? वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? तो रॉबर्ट साहब बहादुर जो थे वो उस समय कलेक्टर थे। तो लेखक ने अकबर के समाज के समान, एक मुगल राजा, मुसलमान राजा अकबर हमारे देश में हुआ है, उसने हम एक बहुत ही स्वस्थ और संभ्रांत समाज की रचना की थी। तो लेखक कह रहा है कि वो जिस तरह से उस समय समाज सभ्य था, अनुशासित था, श्रेष्ठ था, अब रॉबर्ट बहादुर साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हैं, तो हमारे देश के लोगों को भी उसी तरह के समाज की रचना करनी चाहिए। तीसरा है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो, से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है? ये प्रश्न आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। ये इस पाठ का मुख्य प्रश्न है कि जैसे हिंदुस्तानी लोग की तुलना उन्होंने रेल की गाड़ी से की। जैसे रेल की गाड़ी जो है वो इंजन के बिना आगे नहीं बढ़ सकती,
वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी अपने आप काम करने के आदी नहीं हैं। उन्हें कोई व्यक्ति चाहिए जो उनसे काम करवाए, उनका मुखिया बने। तो लेखक कह रहा है देशवासियों को मुखिया की आवश्यकता नहीं है। इसी ने देश में खराबियां, कमियां पैदा कर दी हैं। हमें उन कमियों को ढूंढना होगा और बिना मुखिया के ही हर व्यक्ति को अपने अंदर आत्मबल जागृत करना होगा और अपने आप आगे बढ़ना होगा। प्रश्न 4 है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 4 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो लेखक ने बताया कि देश की हर क्षेत्र में उन्नति होगी। धर्म में, घर के कामकाज में, शिक्षा में, रोजगार में, शारीरिक और मानसिक विकास में, छोटे बड़े के भेदभाव को दूर करने में। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना होगा जो हमारी उन्नति में रुकावट बन रही हैं। हमें अपने अंदर की कमियों को पहचानना होगा। जो गलत विचार हैं, पूरी ताकत लगा के हमें अपने गलत विचारों को जड़ से उखाड़ के अपने अंदर से बाहर फेंकना होगा। हमें अपना जो निकम्मापन है उसे दूर करना होगा और जाति पाति के भेदभाव को, धर्म के भेदभाव को दूर करना होगा। तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। नेक्स्ट है, लेखक जनता से मत मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है? क्यों कर रहा है आग्रह? क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ आधी परेशानियां तो खुद ही समाप्त हो जाती हैं। जब आपसी भाईचारा होता है तो बहुत से काम जो होते हैं वो अपने आप हो जाते हैं और संघ में, एकता में शक्ति भी होती है। इसलिए लेखक कह रहा है कि हमें अलग अलग धर्मों को, अलग अलग विचारों को छोड़कर एकजुट होकर आपसी प्रेम बढ़ाकर रहना होगा। तभी हम प्रगति कर सकते हैं। आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में नीचे दिए गए वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। यह वाक्य लेखक ने कहा है, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक विदेशी कंपनियां उस समय हमारे देश में आकर अपना सामान बेच रही थी। हमारे देश में कोई भी उस समय प्रोडक्शन, कोई भी उत्पाद नहीं बन रहा था। और क्या हो रहा था? हमारे देश का जितना पैसा था वो दूसरे देशों में जा रहा था, क्योंकि वहीं से सामान बनकर आता था और हमारे देश में वो सामान बेचा जाता था। और जो उससे कमाई, पैसा कमाया जाता था, धन होता था, वो हमारे देश में ना रहकर विदेश में चला जाता था। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही कमजोर पड़ रही थी और सारे उद्योग धंधे जो थे वो समाप्त हो गए थे। आपके विचार में देश की उन्नति किस प्रकार संभव है? कोई 4 उदाहरण देकर तर्क दीजिए। तो अब आपसे ये बात पूछी जा रही है कि किस तरह से, क्या कोशिशें करके आप अपने देश की प्रगति, अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट ये है कि हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, जनता को शिक्षित करना चाहिए, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए और हमारे देश के लोगों को ही उन चीज़ों को बनाने के लिए रोजगार मिले। उसके बाद ये है कि हमें किसान जो खेत में परिश्रम करता है, अन्न पैदा करता है, उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो देश के भावी नागरिक बन सकें, देश के अच्छे नागरिक बन सकें, देश की प्रगति में, उन्नति में अपना सहयोग कर सकें। भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है एक भाषण है। तो आपको ये सिद्ध करना है। सबसे पहली बात, भाषण की 4 निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, ये भाषण बड़ा ही रोचक है। जब इसको पढ़ते हैं तो बीच बीच में मुहावरों का, चुटकुलों का भी लेखक ने प्रयोग किया है। दूसरा, इसमें स्पष्टता बहुत ज़्यादा है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लेखक क्या कहना चाहता है। तीसरी विशेषता है कि ये बहुत ही ओजपूर्ण है। ओजपूर्ण मतलब जो लोगों के अंदर उत्साह या जोश भर दे।
और आखिरी पॉइंट ये है कि ये पूर्ण है, बिल्कुल पूर्णता का इसमें गुण है। क्या सुनने वाले को ये लगता है कि जो बात कही गई है उसमें कोई भी अधूरापन नहीं है। जो बात लेखक हम तक पहुंचाना चाहता था वो स्पष्ट रूप से हम तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो से लेखक का क्या तात्पर्य है? वर्तमान संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो अपने देश में, हमारा देश कौन सा है? भारत। अपनी भाषा में उन्नति, हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी, हमारी राजभाषा हिंदी है। तो लेखक कह रहा है कि आपको अपने देश में अपनी भाषा में सारे कामकाज करने चाहिए, बोलने, पढ़ना, लिखना, अपने विचार व्यक्त करने, तभी आपके देश की पहचान बनेगी। राष्ट्रभाषा बनाई ही इसलिए जाती है कि हम सारे काम अपनी राष्ट्रभाषा में करें, अपनी भाषा का सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने ये भी वाक्य इस पार्ट में प्रयोग किया है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। अगर हम अपनी भाषा की उन्नति करते हैं तो हमारी सब तरफ से उन्नति होती है। आज क्या है, आज हमारे देश के अधिकांश भागों में विदेशी भाषाएं पढ़ी जाती हैं, बोली जाती हैं। जो उन भाषाओं को बोलता है, पढ़ता है, उनमें काम करता है, उसको अधिक सभ्य समझा जाता है। पर लेखक का विचार ये है कि हमें अपनी मातृभाषा में अधिक से अधिक काम करना चाहिए, अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, वही हमारे गौरव को बढ़ा सकती है। इसके बाद पार्ट में से कुछ गद्यांश लेखक ने लिए हैं और उनकी व्याख्या करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या भी आएगी, और सप्रसंग व्याख्या के लिए पहले आपको प्रसंग लिखना होगा कि यह गद्यांश भारतेंदु जी के भाषण भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने हिंदुस्तानियों की कमियों का बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है, और साथ ही ये वो तरीके भी बताए हैं कि किन चीज़ों पे नियंत्रण करके हम अपने देश की प्रगति कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको पहले प्रसंग लिखना है। उसके बाद जो पंक्तियां आपको दी जाएंगी उन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आशा है ये पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी विषय का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।